करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे सर हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। सर अरे आप पूरा बुक लेके आए, आपने बुक लेके आ सकता है सर, written by a respected journalist. I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं, चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक में बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, इस विषय को छोड़िए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर, सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। उनको आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं,
दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहां सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर, अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा। तेजस्वी सूर्या, धन्यवाद स्पीकर सर। माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने खुले मन से युवाओं की बात को सुना भी
और जो 2024 में बिल लाया था उसमें व्यापक सुधार करने के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2014 से 2026 तक आप देखिए, लंबा समय हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं से संवाद करते रहे, सीधा संवाद किया है। चाहे देश के युवाओं को परीक्षा पे चर्चा की बात हो, ई पाठशाला की बात हो, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति की बात हो। मेरे से पूर्व मेरे दो साथी सांसदों ने, बांसुरी स्वराज जी और तेजस्वी सूर्या जी ने बहुत शानदार ढंग से पूरी बात को रखा। मैं दोनों को बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज युवा उनकी बात को सुनते भी हैं। रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा, 270 मिलियन हो गए। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी। लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम सब लोग इस बात पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है और इसमें भी हम इसका निवारण करने जा रहे हैं, इलाज करने जा रहे हैं। आप देखिए, इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद ने दशकों तक हमें बहुत जुल्म दिए, बहुत जख्म दिए और इन गहरे जख्मों से निजात दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से हमने ही खत्म किया है और पेपर लीक्स की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। और इसीलिए आज जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये देश के युवाओं के भविष्य की बात है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है और युवा और मोदी सरकार ने मिलकर तय किया है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तय किया है कि एक ऐसा कानून लाएंगे जो आतंकवाद के खिलाफ बने कानून से भी ज्यादा सख्त होगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई करने पे भी काम आएगा। और आज का ये कानून आप देखिए, जो 2024 में हम लाए थे उसमें संशोधन करने के लिए लाए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम ये नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है
कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आ गई कि कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5440 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्हें कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जाने। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा, भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं,
अभी तो उस इलाज पे भी आता, लेकिन पहले पेपर लीक का इलाज कर लें। आनंद जी, आनंद आएगा सुनने में। भदौरिया जी, एक आध सप्ताह गौमूत्र का कर लो। सर मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं रोक नहीं है कि आपको इस बिल लाया हो तो उस पर उसके अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ये मोदी सरकार की सोच को बताता है कि जिस तरह की रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हमारी सरकार वो रिफॉर्म्स करेगी जो युवाओं के हित में होगी। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, और आप सारे कागज पेन निकाल कर लिख लीजिए, ये जो हम नया बिल लेकर आए हैं, ये बिल, ये कानून एक नजीर होगा। दिस विल सेट एन एग्जाम्पल सर।